एवरीबॉडी वेलकम टू बाय लाइब्रेरी एंड स्टार्ट करते हैं आपके आंसर कीज जो भी आपका मॉक टेस्ट है। तो पहले तो आपको +3 एंड -1 का आई थिंक यू रिमेंबर द रूल दैट यू हैव टू गिव योर सेल्फ, यू हैव टू अवॉर्ड योर सेल्फ 3 मार्क्स एंड यू हैव टू डिडक्ट 1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के आप ऑप्शन से एक बार देखोगे क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें मैंने गलत एक ऑप्शन दिया था कि वी मैक्स इज इंक्रीज। आई डोंट नो आपने उसको क्या टिक किया है अपने उसमें, क्योंकि एक्टिव एंजाइम का कंसंट्रेशन कम होने का सवाल नहीं उठता है। एंजाइम रिमेन्स अनयूज्ड, चाहे वो कॉम्पिटिटिव में जाए चाहे नॉन कॉम्पिटिटिव में जाए। तो बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटिव में वी मैक्स आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि वी मैक्स क्या शो करता है। वी मैक्स वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मतलब इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती किसी एंजाइम की, अब वो सेचुरेट हो चुका है, अब उसमें इतना ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड हो चुका है कि वो सेचुरेट हो गया। तो उस पर जो वेलोसिटी है, स्पीड से अपनी रिएक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, उसको हम बोलते हैं वी मैक्स। कॉम्पिटिटिव एंजाइम एक्टिविटी इनिबिशन में क्या होता है, हमारा इनिबिटर जो है वो एकदम सबस्ट्रेट जैसा दिखता है, जनरली रिजेंबल्स दैट ऑफ सबस्ट्रेट। क्लासिक एग्जांपल कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए मेलोनेट का। लेकिन एक मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताती हूँ, बहुत बार हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं जहरीली शराब करके, है ना, तो और वो कलर्ड होती है। तो उसमें क्या होता है, वैसे मेथनॉल ब्लेंडिंग करी जाती है आपके इथेनॉल में जो ड्रिंकेबल अल्कोहल्स बनाते हैं, लेकिन जब मेथनॉल पॉइजनिंग हो जाती है, लाइक मेथनॉल ज़्यादा हो जाता है, तो इंसान ब्लाइंड तक हो सकता है। मेथनॉल इज़ हार्मफुल। तो हम बेसिकली जो शायद अल्कोहल के लिए अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही होता है वहाँ पे, लेकिन अगर किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, तो उन्हें ना अल्कोहल ही दिया जाता है, लेकिन इस बार ETOH दिया जाता है। मतलब बेसिकली वो CH3OH की पॉइजनिंग हो चुकी है उनको, लेकिन हम ETOH यानी कि C2H5OH देते हैं, ताकि उन्हीं उन स्पेसेस पे जहाँ पे ये बाइंड किया था पहले, वहाँ पे आके ये वाला कंपाउंड मेरा बाइंड कर जाए, ताकि उससे हेल्प क्या मिलेगी कि वो हटता जाएगा, ये बाइंड करता जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, इनिबिटर का जनरली रिजेंबल करता है किसके, सबस्ट्रेट के। तो अल्कोहल ग्रुप भी सेम है ना मेथेनॉल में और एथेनॉल में, बस एक CH3 का फर्क पड़ जाता है, बट उससे इतना आपकी एंजाइम के एक्टिव साइड पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन इसमें बस आपको ये जान रखना है कि दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर होने चाहिए, क्योंकि इनिबिटर भी उसी साइड के लिए कॉम्पीट कर रहा है। आपको एंजाइम बहुत अच्छे से बताऊंगी एक बार, आपको केम वगैरह कभी नहीं भूलेगा। फोर्थ, इन रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम एक्टिव इनिबिशन क्या होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव सिंपल, आप नॉन कॉम्पिटिटिव पढ़ो। तो इनिबिटर वी मैक्स को कम कर देता है, मैंने बता दिया था कि इनिबिटर क्या करता है, वी मैक्स को कम कर देता है। फर्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, एंजाइम काइनेटिक्स में केएम क्या होता है। केएम इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जहाँ पे वी मैक्स के आधी वेलोसिटी पे पहुंच गया हमारा एंजाइम। एंजाइम काम कर रहा था, फॉर एग्जांपल वो मैक्सिमम वेलोसिटी एग्जीक्यूट कर सकता था कि वो 1 घंटे में 10,000 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दे प्रोडक्ट में, लेकिन हमने आधे घंटे में देखा तो वो 5,000 को कर रहा था। तो उस पर उसका केएम रीच हो चुका है, यानी कि वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसपे वो अपनी वी मैक्स के आधे पे आ गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एंजाइम एक्टिविटी इनिबिशन में क्या होता है, अपेरेंट केएम, यानी कि एक इनिबिटर के आने के बाद का जो केएम है। नॉर्मल केएम को आप केएम से रिप्रेजेंट करोगे, केएम डैश को रिप्रेजेंट करोगे, या केएम प्राइम को अपेरेंट केएम बोलते हैं। तो वो अपेरेंट केएम बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो केएम बेसिकली एफिनिटी को बताता है। जितनी ज़्यादा केएम की वैल्यू उतनी ही कम एफिनिटी होएगी। तो बेसिकली इसमें जब आपका इनिबिशन हो रहा है, यानी कि इनिबिटर आ रहा है, तो वो उस सबस्ट्रेट की, अभी तक एक सबस्ट्रेट था, उसकी जो एफिनिटी है ना उसको कम कर देता है सेम एंजाइम के लिए। तो अब एफिनिटी कम, तो वो इनहिबिटर को भी बाइंड कर सकते हैं। तो एपरेंट केएम यानी कि न्यू केएम जो आया वो डिफरेंट होगा, और वो केएम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम एक्टिविटी इनिबिशन, इनिबिटर क्या करता है, जब कंपटीशन ही नहीं है तो सेम साइड के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, तो सेम साइड के लिए लड़ाई नहीं हो रही, तो आपको एफिनिटी टारगेट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक टीचर के अटेंशन के लिए दो बच्चे लड़ रहे हैं, लड़ एज एन सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में कि इस टीचर का अटेंशन मुझे मिलना चाहिए, है ना। तो वो बेसिकली किस चीज़ को टारगेट करेंगे, अपने परफॉर्मेंस वाले लेवल को, कि इनकी क्लास में आंसर देना है या जो भी है। तो सिमिलर होता है कॉम्पिटिटिव में, दोनों जो है वो एक चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, उस स्पेस के लिए, उस साइड के लिए जहाँ पे बाइंड करना है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में तो ऐसा है ही नहीं, तो वो केएम से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो वी मैक्स को इफेक्ट करते हैं। एट्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चे रटने वाला है, आप सीधा देखेंगे। ये भी क्वेश्चन
देन कोएंजाइम्स भी आपके लिए नॉर्मल था। पीएच ऑप्टिमा इसलिए 5 to 9 क्योंकि इसके बीच में फिजियोलॉजिकल पीएच पड़ता है आपका 7.4 से 7.6। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम क्योंकि हमारी बॉडी से ही वो इन्फॉर्मेशन ली है या हमारी बॉडी से आइसोलेट हो रहे हैं या एनिमल्स की बॉडी से आइसोलेट हो रहे हैं, तो हम लोग का इंक्यूबेशन वाला टेम्परेचर जो है 37 डिग्री। तो वो 37 डिग्री पे जो पीएच उनका ऑप्टिमा होता है वो फिजियोलॉजिकल पीएच होता है। तो वो 7.4 7.6 पे बहुत सारे एंजाइम्स आपको वर्क करते हुए नजर आ जाएंगे। तो बिटवीन 5 to 9 उनका ऑप्टिमा है। अब रिएक्शन विच में बी कंसीडर्ड आइसोमराइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। वी मैक्स एंजाइम की किससे इफेक्ट हो सकती है? इन तीनों से इफेक्ट हो सकती है, पीएच से, टेम्परेचर से, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, है ना। मैंने क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव का आपको बता दिया, बाकी पीएच टेम्परेचर हर एंजाइम को इफेक्ट करते हैं, बीट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बीट नॉन कॉम्पिटिटिव, कोई भी टाइप का इनहिबिशन आप उठा लो, इनफैक्ट एक एंजाइम ही उठा लो, उसमें वेरिएशन दे दो आप पीएच टेम्परेचर की, तो वो इफेक्ट हो जाएगा। 14th एंजाइम ऐसे में क्या होता है, सारी चीज़ें आर केप्ट कॉन्स्टेंट। इसमें मैं थोड़ा डाइसी हूँ, आप एक बार इसको चेक करना कि इसमें एंजाइम कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे या सबस्ट्रेट। वैसे अगर हम एंजाइम एसे की बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंजाइम, तो हाँ वेरी करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि एंजाइम्स की भी एक प्रॉपर्टी है ना कि दे रिमेन अनयूज्ड, तो हम हम क्या चीज़ अब करना चाह रहे हैं अचीव। अदरवाइज मैं आपको टेलीग्राम पे इसका आंसर देती हूँ क्योंकि मैंने अभी इस चीज़ को पढ़ा नहीं है, वो दे दूंगी और इसमें कमेंट पिन कर दूंगी, बट स्टिल आप भी अपनी तरफ से ढूंढ लेना। 15th क्वेश्चन, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ही कम है केएम के, तो वेलोसिटी को क्या हो जाएगा? वेलोसिटी डायरेक्टली पर। आपको ये क्वेश्चन करवाया जाता है बोर्ड पे, है ना। वो इक्वेशन में आता है कि जो आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी 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 लेस देन, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपकी रिएक्शन एक तरीके से ऐसे काम कर रही होती है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये ग्राफ बन जाता है। तो यही ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो यही ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। 16th है, आइसोजाइम का क्या होता है? कैटालिटिक एक्टिविटी सेम है, कुछ जो मेन इनका पर्पस है वो यही है ना, एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होना, तो ठीक है। तो कैटालिटिक एक्टिविटी के लेवल पे पेंटापेप्टाइड दिया हुआ है, इसको स्प्लिट ऑफ कैसे करेंगे? देखिए, ट्रिप्सिन जो है वो आर और के को काटेगा, काइमोट्रिप्सिन एरोमेटिक की तरफ जाएंगे, कार्बोक्सीपेप्टिडेज सी टर्मिनस पे जाएगा, लेकिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज सी जो है ना, जो थर्ड वाला होता है, ए बी सी 3 टाइप के होते हैं, तो सी जो होता है वो सबको क्लीव कर सकता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि ये ए बी सी है, तो इसमें ये आंसर इसलिए प्रेफरेबली अमीनोपेप्टिडेज हो जाते हैं। 18th क्वेश्चन, इमोबिलाइज्ड एंजाइम क्या, क्यों हम इमोबिलाइज कराते हैं? बेसिकली हम वैसे जो एक्टिविटी है उसको पढ़ते हैं जब, तो इमोबिलाइज कराते हैं। आपके जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो बहुत सारे कैप्सूल्स में भी इमोबिलाइज फॉर्म में होते हैं, तो मतलब प्रैक्टिकली आपके देखने के एंड से ये है, और इमोबिलाइजेशन कराया जाता है। अगर कोएंजाइम है, तो कोएंजाइम का यूजुअली क्या फंक्शन होता है? तो बेसिकली तो वो वो काम अपने जैसा काम तो नहीं करेगा, लेकिन वो जो है हेल्प करेगा आपके मेन एंजाइम को, है ना, एपो एंजाइम को हेल्प करेगा। तो एक्टिंग एज एक्सेप्टर फॉर वन ऑफ द क्लीवेज प्रोडक्ट से ज़्यादा बी इन्हांसिंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ एपो एंजाइम होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप क्या टिक करोगे? बी करोगे। माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस, माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस ने दिया था कि ए और बी मिला के फॉर एग्जांपल सी बना रहे, तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बात की थी, लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट के डिसोसिएशन की बात भी माइकलिस ने ही किया है, बट जस्ट बिकॉज हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला तो हम इसके एसोसिएशन पे जा रहे हैं। 21, एंजाइम जो है वो कैसे इंक्रीज करता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिस स्टेज तक वो पहुंचे ताकि वो आगे एक तरीके से आप समझ लो कि ये ऐसा राउंड है जहाँ से बहुत लोगों को आउट कर दिया जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर तक पहुँचना है, तो उस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर देते हैं एंजाइम्स। हालांकि इसके एक्सप्लेनेशन की आई थिंक आप लोग को ज़रूरत नहीं है। 22 है कि रिगार्डिंग एंजाइम क्या नहीं सही है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंजाइम का तो फायदा ही एंजाइम तो कॉन्सेप्ट ही इसलिए इतना ज़्यादा फेमस है, कैटलिस्ट एंजाइम, क्यों? क्योंकि वो दे रिमेन अनयूज्ड। 23, माइकलिस कांस्टेंट में Km क्या होता है? न्यूमेरिकली इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच Vmax इज हाफ, ठीक है ना, वही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसमें Vmax हाफ हो रहा है। 24, शेप ऑफ एन एंजाइम एंड कॉन्सिक्वेंटली इट्स एक्टिविटी कैन बी रिवर्सली ऑल्टर्ड फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट बाय एलोस्टेटिक सब यूनिट्स। अच्छा, शेप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एक जगह पे कॉन्फर्मेशन चेंज होने से दूसरी जगह पे कॉन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है, मतलब इसने इंड्यूस किया कि अब वो कुछ और शेप ले रहा है क्योंकि वहाँ की एक्टिव साइट रीअरेंज होती है, तो बेसिकली एलोस्टेरिक सब यूनिट्स। कौन सा जो है वो रेगुलेटरी एक्शन रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में आता है? तो फॉस्फोराइलेशन के लिए लिखा गया है
कि सीरीन OH ऑन एंजाइम इसको, बट आई थिंक ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन होना चाहिए क्योंकि वो रिवर्सिबल है, आपके एलोस्टेरिक साइड से वो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर या इनिबिटर हट जाएगा। तो बी ऑप्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ मैं ऑप्शंस चेंज कर रही हूँ उसके लिए आप भी मुझे बताओगे कि आप अग्री कर रहे हो या नहीं। An enzyme promotes a chemical reaction by lowering the energy of activation, कोई दिक्कत नहीं। एलोस्टेरिक एंजाइम मल्टीपल सब यूनिट्स हो सकती हैं, बिल्कुल। एक ऐसा एंजाइम जो कि एल्डोज को कीटोज में कन्वर्ट कर दे, आइसोमेरेज है। टेम्पलेट या लॉक एंड की थ्योरी ने क्या बोला था कि इज सपोर्टेड बाय, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है, कंपाउंड सिमिलर टू सबस्ट्रेट इनहिबिट एंजाइम्स एक्टिवली, मतलब बेसिकली ये स्ट्रक्चर की बात है ना, कैसे इनहिबिट कर देंगे। वो बोल रहा है कि ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब ताले की चाबी बनाना इज़ वेरी इजी, वाई, बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो चीज़ फिट होगी वही तो बताएंगे। तो टेम्पलेट या लॉक एंड की थ्योरी बोलता है कि कंपाउंड सिमिलर टू सबस्ट्रेट, मतलब बेसिकली हमें पता चल जाए कि सबस्ट्रेट कैसा है तो हम उस एंजाइम के लिए मॉड्यूलेटर बना सकते हैं। FMN FAD जो है वो B2 से निकलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम पता है आपको, और जहाँ सबस्ट्रेट से सिमिलरिटी आएगी वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा। B2 जो है वो FMN FAD का पार्ट होता है, शायद पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट B6 का पार्ट होता है। एल्डोज शुगर इनमें से ग्लिसरोज है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या है आपस में, तो इसमें भी डाइसी है मामला कि ये एपीमर्स हैं या एनोमर्स हैं। कीटो एल्डो पेयर सीधा ग्लूकोज में नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा, तो कीटो एल्डो पेयर तो एक कहीं से भी नहीं है। तो एपीमर्स और एनोमर्स की बात होती है। एनोमर स्पेसिफिक कार्बन पे वेरी करते हैं तो ये एपीमर हो जाएंगे, नहीं ये एनोमरिक कार्बन पे वेरी करेंगे तो ये एनोमर्स हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जहाँ जहाँ पे मैंने गलती की है, ये गलतियाँ भी मैंने ही की हैं, बस इट्स जस्ट दैट कि मैंने पता नहीं हाइलाइटर इस वाले उस पर क्यों चलाया। पेंटोज शुगर आपकी इसमें से राइबुलोज होती है। ट्रायो शुगर ठीक है, ग्लिसरॉल होती है। आपको पता है ना ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं। आप एक बार ये इंटरमीडिएट्स के स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये म्यूटा रोटेशन का केस है जहाँ पे आपको स्पेसिफिक रोटेशन का डिफरेंस देखते हो आप एक्वस मीडियम में। 39 स्टीरियो आइसोमर्स आई थिंक इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, और नॉन रिड्यूसिंग भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होते हैं, क्यों ट्रिहेलोज है। एरिथ्रोमाइसिन का सीधा ये डाई मिथाइल अमीनो शुगर होता है। ये मेरे ख्याल से ये मैंने जब ट्रांसफ़र किया अपने फ़ोन में तो कुछ कुछ ऑप्शंस में पहले मैंने जो हाईलाइट किया था वही हाईलाइट किया, चेंज नहीं हुआ है। तो आप डाईमिथाइल अमाइनो शुगर इसका आंसर कंसीडर करेंगे, और क्योंकि डाईमिथाइल होता है इसमें। पेंटोज शुगर जो कि मेनली हार्ट मसल में होती है, ये लिग्जोज ही होती है, ये कंफर्म है। डाइसेक्राइड 1,1 बॉन्ड से जो बनता है वो ट्रिहेलोज है, इसीलिए स्पेशल हो जाता है, आ सकता है पेपर में। उसके बाद म्यूटर रोटेशन पता है, ऑप्टिकल रोटेशन क्विज में भी मैंने क्वेश्चन दे दिया है। जब आपके GFR को चेक कर रहे होते हैं तो उसमें जो पॉलीसेकेराइड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, इन्यूलिन, और इन्यूलिन का बॉन्ड देखेंगे ये भी डिफरेंट होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ इन्यूलिन इज मैनोज, बना वो किससे है, मैनोज से। ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन कैन नॉट या डज नॉट गिव ग्लाइकोसाइड्स, तो नहीं बना सकता। उसके बाद पॉजिटिव बेंडिक टेस्ट इज नॉट गिवन बाय ग्लूकोज, क्योंकि ये हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है, और इकलौता ग्लूकोज तो ऐसा क्या बोलते हैं सोल्यूशन है जिसके लिए जिसका जो बेंडिक टेस्ट है वो नहीं देता है वो बेंडिक टेस्ट को, ठीक है। और पॉजिटिव सेलिवेनॉफ टेस्ट जो है वो फ्रुक्टोज के साथ मिलता है। इनफैक्ट सेलिवेनॉफ टेस्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक का मैंने क्वेश्चन ही बना दिया आपके लिए। अमाइलोपेक्टिन की ब्रांचिंग यूनिट्स हैं 10 to 20 पे। एल आइसोमर मोनोसेकेराइड का जो ह्यूमन बॉडी में बनता है वो है एल जाइलुलोज। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट पढ़ते हो आप एक पाथवे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एपीमेरिक पेयर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, है ना। उसके बाद ओसाजोन्स आर नॉट फॉर्म्ड विद सुक्रोज, सुक्रोज के साथ नहीं बनते। एक ओसाजोनिक रिंग बनती थी हम पॉलीसेकेराइड का जब केमिस्ट्री में टेस्ट करते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन किस में प्रेजेंट होती है, हेपेरिन में एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन प्रेजेंट होती है। आप इसको एक बार चेक करना। आयोडीन जो है वो रेड कलर देता है ग्लाइकोजन के साथ, अगर ग्लाइकोजन और स्टार्च मिक्सड है तो स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक होगा और ग्लाइकोजन के साथ रेड हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है वो वॉन गिरके डिजीज में डिफिशिएंट होता है। मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट आई होप आपने पढ़ा होगा क्योंकि वो भी आपको पढ़ के जाना ही है। 57 इन प्लेस ऑफ ग्लूक्यूरोनिक एसिड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बी में, सल्फेट बी की बात हो रही है तो इंड्यूरोनिक एसिड होता है उसमें, यूजुअली ग्लूक्यूरोनिक होता है अदरवाइज इंड्यूरोनिक। इसी के सब टाइप में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बी की बात हो रही है। हेक्सोकाइनेट की एफिनिटी जो है वो ग्लूकोज के लिए ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्लूकोकाइनेज। स्पेसिफिक टेस्ट जो कि कीटो हेक्सोसिस के लिए है, सेलिवेनॉफ टेस्ट है, मैंने पीछे बोला था आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये।
यूडीपी ग्लूकोज जो है वो NAD+ की प्रेजेंस में यूडीपी ग्लूक्यूरोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन टेस्ट स्टार्च, डेक्स्ट्रिन और ग्लाइकोजन के लिए पॉजिटिव आता है। ऐसे कॉन्फर्मेशन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे OH एंड H की वेरिएशंस में जहाँ पे आपको डिफर होता है उसको बोलते हैं, इनको एपीमर्स बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन पे एनोमर्स बोलते हैं, जहाँ पे मैंने ऑप्शन गलत टिक किया था, और यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, एपीमर्स बोलते हैं। एरिथ्रोमाइसिन में डाइमिथाइल अमीनो शुगर होती है, मैंने पहले भी उस क्वेश्चन में आपको बी दिखाया होगा टिक करके, बट ये डाइमिथाइल अमीनो शुगर होती है। एम्फिबोलिक पाथवे आप सबको पता है, सिट्रिक एसिड साइकिल है। स्पेसिफिक इनिबिटर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का क्लासिकल एग्जाम्पल मैलोनेट है। स्टेबल रिंग जो है C1 C5 के बीच में बनती है, आपको बनाना भी आना चाहिए। और ग्लूकोज में जो आपके फिफ्थ कार्बन, मतलब ये जो एक जगह पे पोजीशन वेरी होना होता है, वो क्या दिखाता है आपको, D और L सीरीज में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट ऑफ ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस फ्यूकोज, मतलब साइड में एक शुगर में फ्यूकोज भी होती है। म्यूटा रोटेशन कैन बी ऑब्जर्व ऑलवेज इन एक्वस मीडिया। फ्रुक्टोज दोनों बनाता है। ये तो मेरे क्वेश्चंस हैं, इसमें आई डोंट फील आपने कुछ गलत किया होगा। वो क्वेश्चंस मैंने अडेप्ट किए हैं दूसरी जगहों से, इसीलिए उनमें इतनी प्रॉब्लम भी आती, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि मैं वो टिक कर रही हूँ लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, तो मैं जितने करेक्शंस कर पाई मैंने कर दिया। अदरवाइज आपको जो गलत लगता है यू आर फ्री, आप पूरा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उस चीज़ को पिन कर दूंगी, ठीक है। यूज़ ऑफ एंडोपेप्टिडेज इन सीक्वेंसिंग, ऑब्वियस ही बात है, मैंने बोला था बहुत बड़े पेप्टाइड्स को हम नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, एंडोपेप्टिडेजेस। आपने एक ऐसा प्रोटीन आइडेंटिफाई किया है जिसमें 2 आयनाइजेबल ग्रुप है। जब मैं ये बोलूँ तो आप COH और NH2 समझ जाओ, है ना। 2 ही आयनाइजेबल ग्रुप है, किसी एक पॉइंट पे इसकी मोबिलिटी 0 है तो वो इसका PI हो जाएगा। अब अगर अबव दिस PI के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो सिंपली मैंने आपसे सिर्फ चार्ज पूछा था, क्यों डेवलप होता है, आप मेरा प्रोटीन का लेक्चर देख लीजिए। और अगर हाँ 150 अमाइनो एसिड्स हैं तो एंड इट एग्जिस्ट इन अल्फा हेलिकल कॉन्फर्मेशन, तो क्या होता है कि अगर आप नैनोमीटर्स में निकालना चाहते हो तो 0.15 से मल्टीप्लाई करिए, अदरवाइज 1.5 से, क्योंकि एक की हाइट या एक्सियल हेलिक्स राइज जो बोलते हैं 1.5 का मिलता है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। बीटा शीट होता है 3.5 से करते हैं। अगर 20 अमाइनो एसिड को 70% प्रोलीन से, ये तो मैंने सिंपल अपना ही नोट्स का क्वेश्चन दे दिया था आपको, तो चाहे प्रोलीन से करिए चाहे ग्लाइसिन से करिए, आपका प्रोटीन अनस्टेबल हो जाएगा। ग्लाइसिन होगी फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगर प्रोलीन होगी तो रिजिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने एक प्रोटीन डिस्कवर किया है और डाउनस्ट्रीम एनालिसिस कर रहे थे, आप एब्जॉर्बेंस चेक कर रहे थे, सब ठीक था, लेकिन एक पीक आपको जो है वो 190 पे भी दिख गई, है ना। 280 की बात करते हैं, पर हमें 190 पे भी एक पीक दिख गई है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड की एब्जॉर्बेंस 190 पे आती है CONH बॉन्ड की। HB कितने रिएक्शंस कैटेलाइज करता है, नॉन कैटेलिटिक प्रोटीन है तो एक भी नहीं करता। सपोज आप नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ काम कर रहे हो एक सेल के लेवल पे, तो आप क्या यूज़ करोगे, तो HB के आप फंक्शंस में देखते होगे NO ट्रांसपोर्ट भी करता है। वैसे तो ये गैस है, इसे सीधा डिफ्यूज़ हो जाना चाहिए, है ना, वो डिफ्यूज़ होती भी है, बट HB का भी ये रोल है कि वह NO को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो लाइसिन में होता है, तो लाइसिन और प्रोलीन में होता है, डज क्वेश्चन है, तो हाइड्रोक्सिलेशन प्रोलीन में होता है लेकिन लाइसिन में नहीं होता, तो हाइड्रोक्सिलाइसिन नहीं बनती लास्टिन के केस में, वेराज कोलेजन के केस में दोनों में होता है। बिप जो होते हैं बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये किस फैमिली ऑफ प्रोटीन से बिलोंग करती है, तो HSP70 फैमिली। टोटल नंबर ऑफ CHO एंड COH ग्रुप, ग्लूक्यूरोनिक एसिड तभी बनता है जब एक CHO जो है वो भी COH में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक CHO है एक COH है। ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ग्लाइसेरिक एसिड देख लेना आप लोग एक बार स्ट्रक्चर में। अब आप डेली एल्डोनिक एसिड को कंज्यूम करते थे एंड इसका कंजम्पशन कोविड टाइम्स में बढ़ गया था। बेसिकली इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है, वायरल इन्फेक्शंस में भी हम लेते हैं इसे, तो विटामिन C है, ये तो आप आंख बंद करके भी टिक कर सकते थे, बस एल्डोनिक एसिड मैंने कलाकारी की थी क्वेश्चन में। 83 शुगर्स पोलर और नॉन प्लानर होते हैं, इसी की वजह से आपके शुगर पकरिंग हो जाती है, और हर चीज़ को बहुत कनेक्शन में अगर हम देखें तो शुगर में पकरिंग होती है, ट्विस्टेड एनवेलप कन्फर्मेशन आते हैं, इन कॉन्फर्मेशंस की वजह से ही आपका DNA 3 कॉन्फर्मेशंस में मिलता है। और आप ये मत समझा करिए कि किसी एक इंसान में, है ना, कि सिर्फ A फॉर्म होगा या प्रीडोमिनेटली B बोला जाता है, दैट B कैन टेक द शेप ऑफ A समटाइम्स, है ना, वो ही भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन किसी किसी जगह पे चेंज कर सकता है। तो बेसिकली हमारे सेल में जैसी सर्कमस्टांसेस बनती जाएंगी, क्योंकि हमेशा लिखा जाता है कि इस pH पे Z कॉन्फर्मेशन लेता है, तो वो कॉन्फर्मेशन आपका BDNA ही ले रहा होता है बहुत बार,
तो बेसिकली वो कॉन्फर्मेशन है, एक चीज़ दूसरे में कन्वर्ट होना। फॉर एग्जाम्पल आपके 3-4 अटायर हो सकते हो, लेकिन इंसान तो आप सेम रहते हैं ना, तो वैसे ही वो बेस्ड अपॉन सर्कमस्टांसिस वो उसका अटायर है, ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म। हाउ मेनी नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन ADP? 4 क्यों टिक किया मैंने? DP में 3 होंगे, ATP में 3 होंगे। कभी भी अगर जितने फॉस्फेट होते हैं +1 करते हैं आप, ट्राई फॉस्फेट है तो 3 फॉस्फेट है उनका नेगेटिव चार्ज, और एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, -4 हो जाएगा। यहाँ प्लस लगा देती तो मैं क्या होता? अगर माइनस मत करिए चाहे तो सीधा 3+1 करिए, लास्ट में माइनस का साइन लगा दीजिए। बस इतना याद रखिए, जो भी लिखा है AMP लिखा है तो 2 हो जाएगा, जितना फॉस्फेट +1 नेगेटिव चार्ज। लेवेंथल्स पैराडॉक्स क्या है? प्रोटीन फोल्डिंग से एसोसिएटेड है। फोल्डिंग फनल जब आप देखते हैं तो एक एम्बिग्विटी होती है, क्विज होती है, तो लेवेंथल पैराडॉक्स बोला गया है उसको कि ऐसे फोल्ड होगा तो जन्म लग जाएगा आपके प्रोटीन को, लेकिन आप फोल्डिंग फनल देखते हैं तो उसमें मिली सेकेंड्स में फोल्डिंग होती है। इसी पैराडॉक्स को बोलते हैं फोल्डिंग लेवेंथल्स पैराडॉक्स। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि जब भी प्रायॉन्स बनेंगे तो उस केस में ये हो जाएंगे, इसलिए बी ऑप्शन। वीक इंटरेक्शंस में हाइड्रोजन बॉन्ड वेंडरवॉल, बहुत इजी क्वेश्चन दिया, अगेन बहुत इजी है, सी सर का क्वेश्चन है। और प्रोलीन ग्लाइसिन अगर बहुत ज़्यादा है, आप समझो प्रोलीन ग्लाइसिन जिनको बहुत अच्छे अमाइनो एसिड्स नहीं समझा जाता, ये जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ बीटा शीट्स कॉन्फर्मेशन, बीटा टर्न कॉन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। शीट तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, रेगुलर स्ट्रक्चर, तो बीटा टर्न कॉन्फर्मेशन लेते हैं। विच टेक्निक विल यू प्रेफरेबली? बहुत अच्छे से समझाया है, मैं नहीं चाहती कोई बच्चा गलत करे। पॉलीज टेस्ट जो है वो हिस्टीडीन के लिए होता है, अगर आप ऐसे भी याद करना चाहो तो पीएच होता है ना, पीएच मीटर या पीएच नापते हैं तो पॉली हिस्टीडीन। उसके बाद डोमेन ऑफ प्रोटीन इज टर्चरी स्ट्रक्चर, कोई वो नहीं होनी चाहिए, है ना। मोटिव्स डोमेन्स, मोटिव सुपर सेकेंडरी होते हैं, हेलिक्स टर्न हेलिक्स पढ़ते हो आप, एक हेलिक्स है अल्फा हेलिक्स, एक टर्न है बीटा टर्न, तो उन दोनों को मिला के सेकेंडरी नहीं बोल सकते, दो तरीके के सेकेंडरी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो मोटिव्स जो होते हैं वो सुपर सेकेंडरी होते हैं, डोमेन्स जो होते हैं वो टर्चरी होते हैं। कितनी यूनिट मायोग्लोबिन में होती है? सिंगल यूनिट होती है। O2 में हिस्टिडीन, हिस्टिडीन कौन सी पोजीशन पे होता है जो कि O2 से बाइंड करता है? मायोग्लोबिन में 93rd। अब फोल्डिंग फनल मैंने आपको बताया कि क्यों फोल्डिंग फनल ही बनती है आपकी वो, आप जो फोल्ड कर रहे होते तो फोल्डिंग फनल ही क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसे उसको धक्का दिया जाता है, जैसे लेवेंथल का पैराडॉक्स कहता है कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फोल्डिंग फनल अगर ना हो, एनर्जी लैंडस्केप अगर फनल शेप में ना आए, तो आपकी प्रोटीन जो है ना वो हमेशा कॉन्फर्मेशन ही लेती रहेगी, कभी फोल्ड नहीं हो पाएगी। कॉपर डेफिशिएंसी से क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। बेसिकली किसकी बात हो रही है? जब लाइसिन एल लाइसिन बनता है, इलास्टिन में जब हो रहे होते हैं आपके क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है। प्रोलिल और लाइसिल हाइड्रॉक्सिलेज को कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन सी, ये तो आपको अच्छे से आता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। इनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इलास्टिन की ट्रोपोइलास्टिन और डेस्मोसिन, और सिमिलरली केराटिन की प्रोटोफाइब्रिल और अल्फा केराटिन। अब ट्रिप्सिन, इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता और ये कभी जन्म में आ नहीं सकता। तो आपको बस ये देखना था कि इनमें से क्या ऑप्शन आप टिक करते हो। ये सिर्फ मैं आपको आपके बेसिक्स रिवाइज कराने के लिए ले रही हूँ। मैं फुल लेंथ टेस्ट लेके एक बार देखती हूँ कि कितने बच्चे 150 क्रॉस कर पाते, क्योंकि देखो एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि मैम आप बोल रहे हो कि 120 जाता है कट ऑफ या 130 जाता है, और फिर आप बोल रहे हो कि 180 प्लस लाओ, ये कौन सी बात है? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप घर से 120 में 120 टारगेट करके जाते हो तो आपको लगता है आपके 120 आएंगे? आपके 100 नंबर आएंगे? तो बेसिकली आपका जो बेंचमार्क है वो हमेशा हाई होना चाहिए। बहुत बार आप सिर्फ कट ऑफ देखते हैं, इसीलिए तो 2 नंबर 3 नंबर का गैप वहीं से आता है। तो हमेशा एक एज रखिए। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना इंटेलिजेंस से ज़्यादा स्ट्रैटेजी का खेल है, तो घर पे ही प्रिपेयर होकर जाइए। एक विंडो रखिए 30-40 मार्क्स का, अच्छा खासा कटेगा भी तो उसमें से 10-20 मार्क कटेगा और आप कट ऑफ के ऊपर होंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये थ्योरी समझ आती है। एटलीस्ट मेरे साथ जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मेरा हमेशा से रहा है, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो चाहे बच्चे हों, मैं उनको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि कट ऑफ की तरफ देखना ही नहीं है, कट ऑफ से 40 नंबर 30 नंबर ज़्यादा ही टारगेट करने हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी, एंड इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स लगे हैं आप डिस्कस कर सकते हो आराम से, और अगर यहाँ कमेंट करना है तो यहाँ करो, यू आर ओपन एंड यू आर फ्री। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन जो डिसेमिनेट करना है वो सही करना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझसे गलती होगी, क्योंकि आई एम बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि मैं जिस टाइम पीरियड में ये चीज़ें कर रही होती हूँ वो ऐसे होते हैं कि ठीक है वो चीज़ कंप्लीट करनी है। बहुत बार मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं देख ही नहीं पाती उन चीज़ों को, बट ठीक है सुधार लेंगे, उसमें क्या है, एक बार सुधार लिया अगली बार नहीं करेंगे वो गलती।
ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, कीप स्टडिंग, और मैं आपके लिए लाती हूँ लेक्चर्स बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, सो बाय बाय।